हम सभी लोगों ने एक प्रिंसेस की कहानी सुनी होती है, लेकिन उसका जन्म प्रिंसेस की तरह नहीं होता। वो तो एक आम फैमिली की लड़की होती है, जैसे कि सिंड्रेला। जिंदगी में उसको बहुत सारे दुख झेलने पड़ते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ऐसा लगता है कि कोई चीज उसकी जिंदगी में टिकती ही नहीं है। एवरीथिंग कम्स एंड गोज। जिस चीज को हाथ लगाया, ऐसा लगा कि बस वही दूर जा रही है। जिस चीज को पाने की इच्छा की, वो मिली भी तो फिर एकदम से छूट गई। परिवार की तरफ से मिले तो सिर्फ संस्कार, लेकिन जहां पर मटेरियल हैप्पीनेस की बात हो, तो उस तरह की मिल ही नहीं पाई जैसा कि उसने सोचा था। पर लड़की है बहुत मेहनती, बहुत काम करती है, और कभी अपने काम के साथ बेईमानी भी नहीं करती। और बस उसकी यही बात भा जाती है एक प्रिंस को, जिससे कि उससे बहुत ज्यादा प्यार हो जाता है। वो प्रिंस से मिलती भी बड़े ही अजीब सर्कमस्टांसेस में है। काली अंधेरी रात होती है, बारिश शुरू हो रही होती है, और शायद वो अपनी फूलों की दुकान को फाइनली बंद करती है, ये सोचकर कि अब तो कोई ग्राहक आने नहीं वाला। और जब वो ऐसा कर रही होती है, तो प्रिंस दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि मुझे अपनी माँ की एनिवर्सरी के लिए अभी के अभी फूल चाहिए, क्योंकि मैं दोनों एक दूसरे पे मोहित हो जाते हैं। और प्रिंस ये चाहता है कि वो उससे फटाफट शादी कर ले और प्रिंसेस बन जाए। और ऐसा हो भी जाता है थोड़ी मुसीबतों के बाद। प्रिंसेस बनते ही हम सोचते हैं कि उसकी जिंदगी तो भाई सेटल हो गई है, लाइन पे आ गई है, अब उसके पास सब कुछ है, शी हैज एवरीथिंग। हालांकि प्रॉब्लम यह है कि प्रिंसेस होने के नाते अब उसके सर पर जिम्मेदारियां बहुत सारी बढ़ गई हैं, और अब वो प्रिंस से इतना भी नहीं मिल पाती जितना कि हम सोचते हैं। देयर इज बेसिकली नो हैप्पीली एवर आफ्टर। हालांकि आपका स्टेटस बढ़ जाता है जिंदगी में, ओहदा ऊंचा हो जाता है, लेकिन उस ओहदे के साथ कई सारी जिम्मेदारियां जुड़ जाती हैं। और आप अपने हस्बैंड प्रिंस से भी मिल रही हैं तो अपॉइंटमेंट लेकर, बिकॉज प्रिंस को बहुत काम है, और आपके सर पर भी अब दुनिया भर के काम आ गए हैं। नाउ यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ द ब्लू। अब यहाँ आपके दुश्मन हैं, यहाँ आपके दोस्त हैं, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। इट्स अ हेडेक, एंड यस इट ट्रूली इज। क्योंकि जब भी जुपिटर यानी कि गुरु आपकी कुंडली के 8वें घर में चले जाते हैं, तो वो आपको इसी तरीके की बातें बताते हैं। चीजें सडनली होती हैं, एकदम से होती हैं, बहुत सारी एक साथ होती हैं, और ऐसा लगता है कि यू नो ये तो बदल गया, सब बदल गया, पैरों तले जमीन खिसक गई हमारी। तो ये जमीन खिसकना, जीवन में ऊंचा पहुंचना, सब कुछ करना, ये होता है। लेकिन शादी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो कि आपके लाइफ में काम करता है। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस जब गुरु आपकी कुंडली के 8वें घर में जाते हैं, चलिए डिस्कस कर लेते हैं आज के वीडियो में। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस दूसरों से पहले देख सके, तो चैनल के मेंबर बनना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं गुरु की। 8वां घर आप लोग जानते हैं, इसे सामान्य रूप से रंध्र भाव कहा जाता है, कुछ लोग मृत्यु भाव भी कहते हैं, लाइफ आयु भाव भी इसको कहा जाता है। अलग अलग नाम है, लेकिन इसका जो मतलब है वो एक ही होता है। दरअसल हमारी कुंडली का 8वां घर शादी के इमीडिएटली बाद हमें क्या मिला है उसको दिखाता है। शादी के इमीडिएटली बाद हम किन लोगों के टच में आते हैं, यानी कि हमारा ससुराल, हमारे इन लॉज, उसको दिखाता है। उनके साथ कैसे रिलेशनशिप है, हमें शादी के बाद मिला क्या, हासिल क्या हुआ, उसको दिखाता है। इसके साथ साथ ही ये भाव हमें दिखाता है कि छुपी हुई चीजें कौन सी हैं, किन चीजों में हम रिसर्च करते हैं, और हमारे सबकॉन्शियस में जो चल रही होती है बातें, वो आखिर किस रूप में उभर कर बाहर आती हैं। इनको भी हमारा 8वां घर ही दिखाता है। जब गुरु यहाँ 8वें घर में आ जाए, तो यहाँ पर कुछ तकलीफें भी होती हैं, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी होती हैं। गुरु स्वभाव से ही बेनिफिक होते हैं, लेकिन 8वां घर स्वभाव से ही मैलेफिक होता है। तो गुरु चाहे अपने लिए एक खराब एनवायरनमेंट में आ जाए, लेकिन कोशिश हमेशा यही करते हैं कि जितना हो सके आपके लिए अच्छा किया जा सके। इसीलिए आपके लिए अच्छा करने की कोशिश में वो सबसे पहले आपके जीवन में लेकर आते हैं संबंधों को, यानी कि प्रेम संबंधों को, खासतौर पे शादियों को। कई बार अगर गुरु 8वें घर में हो तो मल्टीपल मैरिजेस के चांसेस भी बन जाते हैं। हर शादी आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया जरूर लेकर आती है, खासतौर पे पहली और दूसरी शादी दोनों की ही वजह से आप लोगों का जिंदगी में स्टेटस बहुत ऊंचा हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है। तो अगर गुरु 8वें घर में हो और अगर आपने बेवकूफी ना की हो, राइट,
कि पागल ही हो गए और कहीं भी बस मुंह उठा के शादी कर ली, नॉट लाइक दैट। बट इफ यू आर रियली केयरफुल तो फिर ऐसा जरूर होता है कि आपको आपके पार्टनर्स मिलते हैं, काफी जल्दी मिलते हैं जिंदगी में, और काफी अच्छी क्वालिटी होती है। सो यू हैव वेरी गुड क्वालिटी पार्टनर्स जो कि बहुत कई बार ऊंचे घरानों से आते हैं या कम से कम आपसे बहुत ऊंचे स्टेटस से आते हैं। आप उनके टच में आते हो, उनके टच में आते हो, शादी होती है, और शादी करने के इमीडिएटली बाद समाज में आपका जो ओहदा है वो बढ़ जाता है। सो यू हैव अ हायर स्टेटस इन लाइफ। तो मान लीजिए आप सिंगल बीएचके में रहते थे, 1 BHK में रहते थे, आपकी शादी हो गई, अब आप एक डुप्लेक्स में रहते हो विद इन अ गेटेड कॉलोनी। तो एक तरह से स्टेटस बढ़ गया ना, एकदम से ऊंचे चले गए। ये हमको देखने को मिलता है आफ्टर मैरिज, एंड स्पेशली इन द फर्स्ट मैरिज एंड इन द सेकेंड मैरिज, दोनों में ही ऐसा होता है। खासतौर पे दूसरी में तो कुछ ज्यादा ही होता है कि एकदम से यू जस्ट गो वे अप व्हेन इट कम्स टू मैरिज। हालांकि ये जो शादी होती है या जो रिश्ता होता है, ये अक्सर दुनिया के नजरों से छुपा हुआ होता है। वजह यह है कि 8वां घर भी काफी छुपा हुआ सा घर होता है। सो नॉट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग विद इन द हाउस इज विजिबल टू द वर्ल्ड। दुनिया के सामने चीजें आती नहीं है। इसी वजह से आपकी शादी में कुछ भी चल रहा हो, दुनिया वाले कभी भी भनक तक नहीं लगा पाते कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ सही है या कुछ गलत है। सो आपके और आपके हस्बैंड के बीच में बातचीत ही नहीं होती है। आप हफ्ते में एक बार एक दूसरे की शक्ल देखते हो। आप डे शिफ्ट कर रही हैं, आपके हस्बैंड नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। संडे के दिन आप दोनों ही सोए रहते हो। यू डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर। पर संडे की शाम को आप हमेशा चाट खाने जाते हो। दिवाली के टाइम पे आपने फोटो साथ में लगा रखे हैं। आप कभी कभी वेकेशन साथ में ले लेते हो। तो दुनिया वालों के नजर में एक जो इमेज बनती है आपकी शादी की, वो कैसी बनती है? ओ वाओ, दिस इज अ ब्यूटीफुल मैरिज, सब कुछ ठीक है, देखो ये कितना आगे बढ़ गई है, कितना आगे बढ़ गया है जिंदगी में, कितनी चीजें इसके लिए अच्छी हो गई हैं, दे आर द परफेक्ट कपल, दे हैव द परफेक्ट मैरिज। इस तरह का कुछ लोगों के दिमाग में रहता है अक्सर, और यूजुअली जो इमेज होती है वो अच्छी ही होती है। तो बहुत ही कम ऐसा होगा कि गुरु के कारण जो शादी की इमेज बन रही है वो खराब इमेज बन रही हो। यूजुअली द इमेज इज वेरी गुड, और आप उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगा रहे हो। इट्स जस्ट दैट लोग ये मानकर चलते हैं कि सब कुछ ठीक ही है। सो मेरे सामने भी एक ऐसी ही कुंडली आई थी। उस शादी में कुछ भी ठीक नहीं था। लाइक द हस्बैंड वाज too much about his work, too much about his music, too much about his career, and वो बीवी पे ध्यान ही नहीं दे रहा है उस तरफ। he is not even looking at her। तो उनका रिश्ता बस रूममेट्स के जैसा हो गया कि आ रहे हैं जा रहे हैं, शक्ल दिख रही है, ठीक है। लेकिन दुनिया वालों को हमेशा ये लगेगा कि वाओ, ही इज द परफेक्ट हस्बैंड, ही हैज एवरीथिंग, ही हैज एवरी क्वालिटी। तो उसको लेकर वो कभी आपकी इमेज नहीं खराब होने देता यूजुअली। बट हाँ, इतना जरूर है कि शादी में आपको सब कुछ मिल जाए, ये जरूरी यहाँ पर नहीं हो। स्टेटस बढ़ जाता है, नो डाउट, आप ऊंचे ओहदे पे चले जाते हैं, नो डाउट। ससुराल वालों की तरफ से आपको काफी कुछ मिल जाता है, नो डाउट। लेकिन 100% आपको प्यार ही मिलेगा, इसकी इतनी गारंटी यहाँ पर होती नहीं है। तो जिस चीज को हम सुख कहते हैं वो 100% आपकी झोली में आए, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपकी कुंडली में कम से कम शुक्र की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, इन दैट केस तो आप बहुत सारी चीजों को एंजॉय कर पाएंगी या कर पाएंगे या उन्हें भोग कर पाएंगे। लेकिन अगर शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं है, इन दैट केस भोग पाना चीजों को मुश्किल होता है। इसके साथ साथ ही कुंडली में मंगल की स्थिति देखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मंगल की स्थिति बहुत खराब है तो भी आपकी कुंडली में आपको ये जो चीजें प्रॉमिस्ड हैं वो बहुत बड़ी ऊंची नहीं मिलेंगी, बस मिल जाएंगी, सो हो जाएगा, ठीक ठाक है, बट नॉट ग्रेट। कई बार यहाँ पर केतु की स्थिति देखना भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज केतु इज ऑल अबाउट द थिंग्स दैट आर कनेक्टेड टू योर पास्ट लाइफ। तो अगर आपके पूर्व जन्म के कर्म आपको ये स्पेस देते हैं, इजाजत देते हैं कि आप उस पर काम करें, आप उसकी तरफ ध्यान दें, तो फिर वो आपको जरूर मिलता है। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट जब जुपिटर 8वें घर में चला जाता है। नाउ रिमेंबर, अगर आप लोग रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप लोग किसी चीज में अपने जीवन को पूरी तरीके से झोंक देना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है। अगर आप ओकल्ट में जाना चाहते हैं, जैसे साधना करना चाहते हैं, या फिर मान लो आपको मेडिटेशन करना है, चाहे आपको टाई ची करना हो, चाहे आपको चीगोंग करना हो, यहाँ तक कि अगर आपको मार्शल आर्ट्स भी करनी हो, एंड स्पेसिफिकली अगर आपका मंगल मजबूत है, तो अगर आपको मार्शल आर्ट्स भी करनी हो, उसके लिए भी साधना करनी पड़ती है, और उस साधना के लिए ये जुपिटर बहुत ही अच्छा होता है। इस जुपिटर पर अक्सर ऐसी चीजों का ज्ञान होता है जो कि सामान्य लोगों को नहीं होता। तो मार्शल आर्ट्स भी लोग सामान्य तरीके से सीख रहे हैं, लेकिन कुछ एकदम टॉप लेवल के मार्शल आर्टिस्ट होते हैं ना, जिनको मालूम है कि कौन सा पॉइंट दबाने से क्या होता है। तो इस तरह के मार्शल आर्टिस्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
कमल हासन की वो पुरानी सी मूवी है ना हिंदुस्तानी, आई थिंक क्या नाम है उसका, जहां पर उनको मर्म शास्त्र का ज्ञान होता है, ऐसे हाथ लगा के बेहोश कर देंगे, ऐसे हाथ लगा के मार देंगे। सो इस तरह का ज्ञान ये लोग रखना बहुत चाहते हैं, इच्छा बहुत होती है। अब अगर गुरु अच्छी स्थिति में है, अच्छी राशियों में है, मंगल की भी कमोबेश स्थिति अच्छी है अगर कुंडली में, इन दैट केस उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है, या कम से कम कुछ लेवल तक तो वो चीजों को जानते समझते हैं, जो कि कॉमन नॉलेज नहीं होती। लेकिन अगर मंगल की स्थिति कमजोर है, गुरु स्थिति कमजोर है, मान लीजिए यहाँ पर शनि की राशि में है, खासतौर पे कैप्रिकॉर्न यानी मकर में, जहां पर वो नीच के हो जाते हैं, तो फिर इच्छा बहुत होगी कि मैं सीख लूं। हिंदुस्तानी मूवी देख के बड़ा मन करेगा कि अरे क्या है ये मर्म शास्त्र, बट देन यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ लॉट ऑफ सेंस विद इट। तो ये देखने को मिल सकता है। जिन लोगों को प्लास्टिक सर्जरी में बहुत इंटरेस्ट होता है, जिन लोगों को कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, यहाँ तक कि जिनको सर्जरी इन जनरल में ही बहुत इंटरेस्ट होता है, बस छुपी हुई चीजों को देखना, वो लोग जो है यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। जो लोग क्या कहते हैं ऑटो इंजीनियर्स होते हैं, आपको बहुत दिखेंगे, स्पेशली इफ मंगल इज स्ट्रॉन्ग, यू विल सी अ लॉट ऑफ ऑटो इंजीनियर्स जो कि इस पोजीशन के साथ काम करते हैं। सर्जन्स भी आपको मिल जाएंगे कुछ एक, अगेन मंगल का मजबूत होना जरूरी है, सर्जन्स भी मिल जाते हैं आपको। यहाँ पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स दिख जाते हैं आपको, यहाँ पर जो कडावर्स का चीर फाड़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट, क्योंकि उनके लिए जरूरी ये नहीं है कि ऊपर से क्या है, उनके लिए जरूरी ये है कि अंदर क्या है। तो अंदर की बात को वो जानना चाहते हैं, छुपी हुई बात को, एसेंस को बाहर निकालना चाहते हैं। इसी वजह से अक्सर ये लोग मछली पालन बहुत अच्छा करते हैं। दे गेट वेरी इंटरेस्टेड इन मछलीज, बिकॉज मछली क्या है, पानी के अंदर है, छुपी हुई है। आप उसको ऐसे उठा के बाहर आके उसको कुत्ते बिल्ली की तरह ऐसे पेट नहीं कर सकते, वो पानी के अंदर ही है। तो या तो आप पानी के अंदर जाओ, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी, बट इट्स देयर। तो मछलियों में बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है, एक्वेटिक एनिमल्स में बहुत इंटरेस्ट होता है, एक्वेटिक जैसे कोरल्स हो गए, इनमें बहुत इंटरेस्ट होता है ऐसे लोगों को। ओशनोग्राफी खासतौर पे अगर यहाँ पर वाटर साइंस हो, तो ओशनोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है इन लोगों को, और बहुत अच्छा काम भी कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए फिर उन्हें कहीं ना कहीं अपने प्रेम की, अपने संबंधों की बलि चढ़ानी ही पड़ती है। नॉट 100%, तो ऐसा नहीं कि आपको जिंदगी भर कंवारा रहना है और इसी में ध्यान देना है, जरूरी नहीं है। वैसे कुछ लोग ऐसा करते हैं, नो डाउट, बट जरूरी नहीं है। शादी हो जाती है और यूजुअली अच्छी होती है, लेकिन उस शादी में जो महान रोमांस कहते हैं ना, महान प्रेम कहानी वाला, वो वाला सीन नहीं होता। बाहर से देखने में महान प्रेम कहानी लग सकती है, बट वो जो हैप्पीली एवर आफ्टर राइडिंग इनटू द सनसेट वाला सीन है, वो यहाँ देखने को हमें नहीं मिलता है। तो अगेन यहाँ वाले जो लोग हैं वो दो एक्सट्रीम पे भाग रहे होते हैं, या तो वो 100% सब कुछ गिव अप कर देंगे, राइट, एंड दे विल नॉट लुक, और वो बिल्कुल कम परसेंटेज है, मतलब लाखों में कोई एक ही होगा जो शादी करेगा ही नहीं, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, बट जनरली इंटरेस्ट होता है, सो दे वुड गेट मैरिड। बट शादी से ज्यादा ध्यान वो दूसरी चीजों पर देना प्रेफर करेंगे। एंड आपके पार्टनर्स भी ऐसे ही होते हैं एक्चुअली, उनके जीवन में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, और क्योंकि बहुत कुछ चल रहा होता है इसलिए वो 100% ध्यान नहीं दे सकते। तो मान लीजिए आपने शादी की, आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, MBBS हैं, अब उनको MD करना है, उसके आगे और स्पेशलाइजेशन करना है, उनका सारा ध्यान उधर है, पूरा दिन क्लिनिक में भी बैठना है, सारा ध्यान उधर है। आप खुद एक क्या कहते हैं, यू आर अ प्रोफेसर एंड यू आर अ प्रोफेसर लेट्स से इन हार्वर्ड, और आप किताब भी लिख रही हैं, तो किताब भी लिखनी है, बच्चों को पढ़ाना भी है, असाइनमेंट्स भी करना है, सब कुछ करना है, यू आर वेरी बिजी। और बीच बीच में आप किताब लिख रही हैं लेट्स से मरीन एनिमल्स पर, तो आपको बीच बीच में जाना भी पड़ता है डाइव मारने के लिए, दुनिया में घूमना भी पड़ता है उन सब चीजों के लिए। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, जिसकी वजह से इनकी शादी ऐसा नहीं कि टूटती है। गुरु है तो टूटेंगे नहीं, शादी टूटने देते नहीं है। अब गुरु है तो शादी को टूटने नहीं देते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन वो कोशिश अपनी पूरी जरूर रखते हैं कि यू आर नॉट 100% इन्वॉल्व इन योर मैरिज। कई बार ऐसा भी होता है कि सडनली रिश्ता टूट गया, सडनली कुछ हो गया एंड पीपल आर लाइक अरे ये कैसे हुआ, दिस सीम वेरी नॉर्मल। तो ये भी होता है, कुछ एक केसेस में होता है, सारे केसेस में नहीं होता। लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो वो भी सडन होता है एंड नो हार्ड फीलिंग्स वाला होता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया, खत्म हो गया। ये इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगी, बिकॉज 8th हाउस इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल हाउस। जो भी होता है यूं हो जाता है, मतलब यूं पैरों तले जमीन खिसक गई, ऐसा हो जाता है। सो एवरीथिंग इज वेरी सडन। शादी हुई सडनली, शादी टूटी सडनली, फिर दूसरी भी हो गई सडनली। सो देन पीपल आर लाइक अरे ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है।
ये उससे कहाँ मिली, ये उससे कहाँ मिला, ये कैसे हो गया, आई एम नॉट एबल टू फिगर इट आउट बट दैट हैपेंस। हालांकि याद रखिए, अगर आप स्त्री हैं तो फिर गुरु का 8वें घर में होना और खासतौर पे राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, ये बहुत क्लैरिफाई करता है कि आप किस तरीके के व्यक्ति से शादी करेंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर गुरु नीच के हैं, यानी कि मकर राशि में है, 8वें घर में है, इन दैट केस यू विल फाइंड अ हस्बैंड जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर उसके हिसाब से उनको फल नहीं मिल पाता। अगर वो शनि की ही दूसरी राशि में है, यानी कुंभ राशि में है, तो फिर आपको हस्बैंड ऐसे मिलेंगे जो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सो ही इज मोर अबाउट द वर्ल्ड, ही इज अबाउट आइडियाज। वो पागल साइंटिस्ट वाला सीन होता है ना, वो आपको देखने को मिल सकता है। ही इज वेरी बिजी इन गेटिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स डन एंड ही स्लाइटली सोशली ऑकवर्ड ऑल्सो, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपकी यहाँ पर गुरु की उच्च की स्थिति हो जाती है तो फिर आपको यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो हस्बैंड होता है, इवन दो ही इज वेरी गुड, हिज फैमिली इज वेरी गुड, और कई बार हस्बैंड की इनहेरिटेड वेल्थ भी अच्छी खासी होती है। मान लीजिए इकलौते बेटे हैं और 2-3 एकड़ की जमीन है, वो अपनी है, कोई टेंशन नहीं है। कई बार तो एक्स्ट्रा कई 100 एकड़ों में भी होती है। सो डिपेंड्स कि आपको क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, और गुरु कितने पावरफुल हैं और दूसरे ग्रह कितने पावरफुल हैं। बट ऐसा होता है अक्सर दैट यू गेटिंग एवरीथिंग आउट ऑफ इट, बट फिर हस्बैंड क्या है, ही इज टू मच अबाउट हिमसेल्फ, ही इज टू फोकस ऑन हिमसेल्फ। सारा का सारा ध्यान अपने ऊपर ही है कि मैं कैसे फोकस करूं, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे यहाँ पे क्या करना है, वहां पर क्या करना है। सो ही इज वेरी मच इनटू हिमसेल्फ, वो आपको 100% नहीं दे रहा। अगर आप खुद पुरुष हैं, अगर आपकी कुंडली में 8वां घर है, तो इन दैट केस सेक्सुअल इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो इवन दो यू आर नॉट रेडी फॉर 100% कमिटमेंट or love or marriage, you really would want a sexual partner in your life. तो उसकी वजह से भी फिर आप क्या सोचते हो कि चलो ठीक है यार, आई हैव समबडी इन माय लाइफ टू कडल, टू हग। ये जो एक फिजिकल नीड होती है ना, कडल करने की, हग करने की, साथ में बैठने की, फिजिकली टच करने की, ये बहुत ज्यादा होती है व्हेन गुरु इज इन द 8th हाउस। तो इस वजह से बहुत सारे लोग फिर शादी कर भी लेते हैं। आपकी जो पत्नी होंगी उनके अंदर भी इसी तरह की टेंडेंसीज होती हैं दैट यस दे लाइक एंड दे डिमांड अ लॉट ऑफ अटेंशन फिजिकली, और रोमांटिकली उनको बहुत अटेंशन चाहिए होती है, इमोशनली बहुत अटेंशन चाहिए होती है। अगर आप पुरुष हैं, 8वें घर में गुरु हैं, कर्क राशि में है यानी उच्च के हैं, योर वाइफ इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू नो डूइंग थिंग्स टुगेदर एंड डूइंग एक्टिविटीज टुगेदर। उनको इमोशनली आपसे बहुत सपोर्ट चाहिए होता है, सो यू हैव टू प्रोवाइड इट टू द वाइफ। इस तरह से चीजें अलग अलग राशियों के अनुसार अलग अलग हो जाती हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है और नवमांश में स्थिति क्या है। तो दिस इज हाउ थिंग्स मूव ऑन। अब इसके साथ साथ हम नोट करेंगे कि जब भी गुरु 8वें घर में जाते हैं तो जीवन में चीजें कभी स्टेडी नहीं रहती, कंसिस्टेंटली बदलती रहती हैं। जब भी आपका 8वां घर मजबूत हो जाए आपकी कुंडली में, मान लो वहां कोई ग्रह बैठा है, चाहे कैसा भी ग्रह हो, शनि को छोड़ के, बिकॉज शनि विल फ्रीज एवरीथिंग, बट गुरु फ्रीज नहीं करते, गुरु तो उल्टा एक्सपैंड कर देते हैं। तो उनका एक्सपेंशन का जो नेचर होता है उसकी वजह से जीवन में उतार चढ़ाव बहुत आते रहते हैं, कंसिस्टेंटली चीजें बदलती रहती हैं आपके आसपास। आपका जो माहौल है, आपका जो एनवायरनमेंट है, वो कंसिस्टेंटली बदलता रहेगा। तो ससुराल पैसे वाला है, ठीक है, पर कुछ ना कुछ होता रहता है वहां पे, हर कुछ साल में कुछ ना कुछ कांड होता रहेगा या कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। तो उसकी वजह से आपको रीबैलेंसिंग की जरूरत बार बार इन लोगों के साथ पड़ती रहती है कि भाई मैं डिसाइड करूं हु आई एम विद एंड हु आई एम विद नॉट। तो ये बहुत देखने में आता है। और ससुराल में जेनरोसिटी अच्छी खासी होती है, आपके साथ बहुत अच्छा करते हैं, आप गहने वगैरह आपको बहुत देंगे, एसेट्स आपको बहुत देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन यू हैव टू बी केयरफुल विद दीज पीपल, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटिलिटी हमें यहाँ देखने को मिलती है। वो कभी कभी दे रियली लव यू एंड समटाइम्स दे वेरी कोल्ड, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। एंड सो डोंट टेक इट पर्सनली अगर आपका गुरु ऐसे 8वें घर में है, तो इट्स नॉट अबाउट यू, क्योंकि उनके साथ में ही चीजें चलती रहती हैं जो उनको खुद नहीं पता कि कैसे चल रही हैं, बस हो रही हैं। गुरु का 8वें घर में होना बच्चों के लिए कैसी स्थिति होती है, बिकॉज कई सारे लोग कहते हैं कि गुरु 8वें घर में है तो बच्चे होते नहीं हैं, बट इतना एक्सट्रीम पे जाने की अक्सर जरूरत नहीं होती है। गुरु अगर 8वें घर में है और आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हमें 5वें घर को भी देखना है। इनफैक्ट अगर आप स्त्री हैं तो चौथे को भी देखना पड़ता है। सो ओनली देन यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि चीजें कैसी चल रही हैं। हाउएवर बच्चे डिनाइड है ऐसा नहीं होता है। सो ऐसा नहीं है कि गुरु 8वें घर में है तो उसके बच्चे ही नहीं होंगे, अब ऐसा कुछ नहीं है। यू विल बी एबल टू हैव किड्स। बहुत ही कम केसेस होंगे जहां पर कंप्लीटली बच्चों का डिनायल हमको देखने को मिलता है। पर्सनली आई हैव सीन कुछ कुंडलियां क्लासिकली ऐसी दिखती हैं कि बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बच्चे होते हैं।
राइट, दे हैव किड्स। अब चाहे वो आईवीएफ से करें चाहे कैसे भी करें, बट दे एंड अप हैविंग किड्स। तो अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए हमें इतना रिजिड पॉइंट ऑफ व्यू अभी फिलहाल उसको लेकर नहीं रखना चाहिए। वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर लुकिंग एट, ठीक है। अच्छा, अब अगर आगे बढ़े हम, तो गुरु के 8वें घर में होने से ये जो व्यक्ति है ये निसंदेह काफी लर्नड होता है, यानी इसको जानकारी होती है बहुत सारी चीजों की। दुनियादारी को लेकर जानकारी अच्छी होती है, दुनिया में व्यवहार कैसा रखना है, व्यवहार को लेकर ये लोग बहुत चतुर होते हैं कि किसके साथ कैसे मुझे रखना है, रिश्तों में कैसे मुझे अपना हाथ ऊपर रखना है और सबके साथ एक सौहार्दपूर्ण रवैया बनाए रखना है, उसको लेकर ये बहुत क्लियर कट होते हैं। वहां पे बिल्कुल भी ड्रामा नहीं होता। और ये जब अपने लिए स्पाउस ढूंढते हैं तो ये अक्सर ऐसे ही स्पाउस ढूंढते हैं जो कि स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो। तो अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं हो तो फिर आपके साथ इनका बन नहीं सकता बहुत लंबे समय तक। तो आप में बाकी सारी कोई भी क्वालिटीज हो, आप ऊंचे लंबे कद के हो, खूबसूरत हो, ठीक है, अमीर हो, ठीक है, बट स्पिरिचुअली अगर आप ग्राउंडेड नहीं रहोगे तो फिर इन लोगों के साथ लंबे समय तक आपका टिक नहीं पाता। बिकॉज अगर गुरु आपके 8वें घर में है तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीजों को जानने की इच्छा कि मुझे जानना है जी, मुझे उसके अनुसार काम करना है, मुझे देखना है, ये जल्दी उभर कर आई जाती है। और जब ये उभरने लगती है, अब पार्टनर के साथ इनकी बन नहीं रही, पार्टनर अपने में ही बिजी है, अपने ही उनको ध्यान लगा हुआ है, तब दिक्कत होती है। दैट इज अ कंडीशन वेयर गुरु लीड्स टू मल्टीपल मैरिजेस। तो मैंने आपको 2 बातें कही थी, पहला ये कि गुरु शादी को तोड़ता नहीं है, लेकिन दूसरा ये भी कहा था कि मल्टीपल मैरिजेस हो सकती हैं। तो ये स्थिति होती है जहां पर गुरु सडनली शादी को तोड़ के दूसरी शादी करवा सकता है। कहाँ? कि जब आपके पार्टनर के साथ आप स्पिरिचुअली बिल्कुल अलाइन नहीं करते। सो अगर आपका गुरु 8वें घर में है, यू फाइंड अ पार्टनर जो सेम पेज पे हो। बी वेरी केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल, फाइंड अ पार्टनर हु इज ऑन द एग्जैक्ट सेम पेज। और अगर गलती से अगर आपका गुरु यहाँ पर वक्री है, तो मैंने आपको बार बार बोला है, वक्री गुरु है आपका, आप पेरेंट्स की मर्जी से सलाह करोगे, अरेंज मैरिज करोगे, आंखें मूंद के बैल की तरह से सिर हिला दोगे ना, तो बस बैल ही बने रहोगे पूरी जिंदगी भर, बोझ ही लागते रह जाओगे। तो वो करने की जरूरत नहीं है। यू इवन इफ यू आर गोइंग इनटू एन अरेंज मैरिज, अगर आप इस सेटअप में जाना ही चाहते हैं तो भी आपको एक मीटिंग में डिसाइड नहीं करना, मल्टीपल मीटिंग्स होनी चाहिए, बार बार बात होनी चाहिए, बार बार डिस्कशन होना चाहिए, सब कुछ बार बार होना चाहिए, ताकि आपको एग्जैक्टली ये अंदाजा हो सके कि हाँ भाई ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है, हम दोनों सेम पेज पे हैं, हमारे प्रायोरिटीज अलग अलग नहीं है, हमारी थिंकिंग अलग अलग नहीं है, एंड दैट इज हाउ विल बी एबल टू लिव टुगेदर। इसके साथ में सस्टेन कर लूंगा या सस्टेन कर लूंगी, राइट। प्यार को आप कभी भी क्राइटेरिया मत बनाइए। अगर आप प्यार को क्राइटेरिया बनाएंगे तब भी शादी टूटने के चांसेस होते हैं। मेक द क्राइटेरिया बीइंग ऑन द सेम प्लेन एंड दैट इज हाउ यू विल फ्लरिश, एंड दैट टू स्पिरिचुअली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली सेम प्लेन होना बहुत जरूरी है। अगर इंटेलेक्चुअली आप सेम प्लेन पे हो, आप इंडिया से हो, सामने वाला व्यक्ति स्वीडन से है, चलेगा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप इंटेलेक्चुअली सेम नहीं हो, आप इंडिया में हो, पंजाब से हो, पंजाब में भी आप लेट्स से आप मूल रूप से मुल्तानी हो, तो भी आपका दोनों का सिस्टम खराब हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीजें हो सकती हैं, बी केयरफुल। अगर आपको किसी चीज को लेकर और अधिक सावधान रहना है तो वो ये है कि आप कभी भी जो रिलीजियस बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, उन सारी बातों को 100% मत मानिए। देखिए, भारत में या भारत के बाहर भी कई तरह के अलग अलग सेक्ट्स हैं, है ना, हर किसी का अपना पंथ का अलग अलग देखने का तरीका है। तो हम किसी पंथ को स्पेसिफिकली गलत नहीं बोल सकते कि ये 100% ही गलत है, डिफिकल्ट है ना। अब भारत में इतने पंथ है, अगर बृहस्पत्य भी है तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, अगर सांख्य है तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक है, अगर कोई खुद को वेदांतिन कहे तो भी क्या गलत है, अगर कोई आर्य समाजी कहे तो क्या गलत। तो पंथ अलग अलग है हमारे, लेकिन वो पंथ जो है आप सबके टच में आओगे बिकॉज आपको इंटरेस्ट है। आप हर एक की बातों को, उसका जो केवल एसेंस है, केवल वो ही लेना, सारी बातें मत उठाना। तो अगर वहां पे 100 बातें हो रही हैं तो जो बिल्कुल एसेंस की 2 बातें हैं, 100 बातों का जो निचोड़ है, केवल उसको अपने पास रखना। बाकी की जो 98 बातें हैं उनको किनारे कर दो। रिमेंबर द जिस्ट ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का निचोड़ समझो, गीता का भी सार समझो, है ना। पूरी गीता पढ़ो, ढंग से समझो, लेकिन सार को अपने पास रखो। अगर आप का ध्यान रहेगा कि मैं गीता कंठस्थ कर लूं, सुनाऊं दूसरों को, तब फिर आप मुंह खा जाओगे, तब आपके साथ नुकसान हो जाएगा। बिकॉज देन फिर आप में रिजिडिटी आ जाएगी और फिर वो रिजिडिटी ना आपको बढ़ने नहीं देगी कहीं आगे। और गुरु को हम जानते हैं, गुरु 8वें घर में है, 8वें घर में अपीवल्स होते हैं,
सडनली चीजें बदल जाती हैं। यहाँ आपने किसी चीज पे 100% बिलीव करना शुरू किया, वहीं अचानक से चीज बदल जाएगी एंड देन यू विल हैव टू चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए बहुत ज्यादा किसी चीज के साथ अति का दिल लगाकर मत रखना। खास तौर पे अगर आप किसी फिलॉसफी के साथ कनेक्टेड हो, उस फिलॉसफी के साथ साथ और चीजों को भी सीखो, नई चीजों को अपनी जिंदगी में आने दो। एक साथ कई हॉबीज रखिए, एक ही हॉबी पर फोकस मत कीजिए, कई चीजों पर ध्यान दीजिए। इससे जो आपकी एनर्जीज है वो बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज होती रहती हैं, बिकॉज आप फोकस्ड रहकर एक काम करने वाले व्यक्ति हो नहीं, आप हो somebody who likes multiple things। तो सुबह के समय थोड़ा ये कर लिया, शाम को थोड़ा ये कर लिया, थोड़ी बुक भी पढ़ ली, थोड़ा कराटे भी कर लिया, थोड़ा दिस थोड़ा दैट कीप्स यू सेन। आपका दिमाग ठंडा रहता है और अच्छा रहता है। So, इस चीज पे अगर आप फोकस करेंगे तो ओवरऑल आपके लिए चीज अच्छी रहेगी। तो बेस्ट चीज क्या है? बी मल्टी टैलेंटेड। अपने दिमाग को मल्टीपल चीजें सीखने दो, कुछ फिजिकल, कुछ मेंटल, कुछ इमोशनल, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। किसी एक खास चीज को अपना सब कुछ अगर आप समर्पण कर सकते हो तो जरूर करो। चाहे आप ज्योतिष सीखना चाहो, चाहे आप सर्जन बनना चाहो, कुछ भी है, कोई एक चीज जरूर पिक करो वेर यूर डूइंग एवरीथिंग। और उसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी हॉबीज, तो मान लीजिए आप न्यूरो सर्जन है और उसके साथ साथ आप बैडमिंटन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, यूर अ वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, और आप ड्राइंग भी बहुत अच्छी करते हैं। वंडरफुल, दैट इज हु यू वांट टू बी रियली। यही आप बनना चाहते हो, यही आप करना चाहते हो, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं। घर आपको अक्सर मल्टीपल मिल जाते हैं, अलग अलग जगहों पर आपको रहने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि अगर जुपिटर 8वें घर में अच्छी पोजीशन पे हो तो 2 घर तो कम से कम आपको देंगे ही। तो एक घर हो गया, एक फार्म हाउस हो गया, तो वो भी अच्छी बात है। आपको एक से कहीं ज्यादा स्किल्स भी मिल जाती हैं, सो यू आर मल्टी टैलेंटेड, यू हैव मल्टीपल स्किल्स, तो उनका इस्तेमाल जरूर कीजिए, छुपा मत रहने दीजिए। यू डोंट हैव टू बिकम द बेस्ट गिटारिस्ट, बट एटलीस्ट लर्न द गिटार। तो ये आपके पास होना चाहिए। बाकी इट्स अ नाइस पोजीशन, स्पेशली अगर आप जिंदगी में यूं ऊपर जाना चाहते हो उसके लिए बहुत अच्छा है। बट रिमेंबर, उसमें एफर्ट नहीं होता, वो तो बस हो जाता है। इतना याद रखना कि अगर यूं ऊपर जाओगे तो फिर यूं नीचे भी आ सकते हो, बिकॉज ऑफ हाउ द प्लेसमेंट्स आर। इसीलिए जीवन में कुछ भी हो, संभाव बनाकर रखो, जो होता है होने दो, बी अडेप्टेबल, बी फ्लेक्सिबल, डू नॉट बी रिजिड, और तब ये पोजीशन जो है आपको कभी तकलीफ नहीं देगी। यू विल बी लिविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ। ऑलराइट, I hope this was very helpful for you. Bye bye. Take care.